दोस्तों, आज की स्टोरी कच्चा बनियान गैंग पर आधारित है, जो अक्सर दिल्ली में रात के समय बूढ़े और बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया करते थे और उनके घर से सारा माल लूट कर ले जाया करते थे। लूट के चक्कर में वे बुजुर्गों की निर्मम हत्या कर देते थे। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो इस इंसिडेंट के बारे में बेहतर जानते होंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बीच में स्किप मत करना। दिल्ली की 1/3 आबादी बस्तियों में रहती है और अमीरों की सेवा करती है। वो अमीर जो देश की प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। ऐसे शहर की निगरानी रखना बहुत मुश्किल काम है, वो भी बहुत कम फोर्स के साथ, क्योंकि पुलिस अमीरों की लाइफस्टाइल पर नजर नहीं रख सकती और ना ही गरीबों के सपनों पर। इस संघर्ष में कभी कभी ऐसे गुनाह और गुनहगारों का चेहरा दिख जाता है जो पुलिस की समझ से बाहर होता है। ऐसा ही कुछ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एक रात बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग फैमिली अपने गेस्ट के साथ गप्पे शप्पे लड़ा रही थी। फिर जब बारिश तेज हुई तो गेस्ट ऊपर चले गए। घर की मेड भी साफ सफाई करके अपने घर चली गई। अब रात का समय था, घर में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहाँ कच्चा बनियान पहनकर लुटेरे आते हैं और घर में आकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। अगली सुबह डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी जब अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी, जो कि विदेश में रहती है, तब वहाँ एक हवलदार आकर बताता है कि एसएचओ सुभाष का फोन आया था, 302 का मामला है। फिर घर से निकलते समय मैडम एसएचओ भूपेंद्र को फोन करती है और भूपेंद्र नीति सिंह के पास फोन करता है। हवलदार नीति सिंह को बताता है कि आपकी कार आपकी सासू माँ लेकर गई है सब्जी लेने के लिए। फिर वो अपने पति को कहती है कि सरकार ने ये गाड़ी मुझे सब्जी लाने के लिए नहीं दी, अब ये हर रोज का काम हो गया है। फिर उसका पति बाइक पर उसको मौकाए वारदात पर छोड़ने के लिए जाता है। क्राइम सीन पर डीसीपी मैडम के पहुंचने से पहले ही प्रेस रिपोर्टर पहुंच चुके थे। फिर एसएचओ सुभाष मैडम को बताता है कि इस घर की 2 एंट्री है, एक आगे से एक पीछे से। इस घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं, राकेश और रोमिला अरोड़ा। एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर थे। सुबह जब उनकी मेड मीना आई तो दरवाजे खुले पड़े थे। उसी ने हमें इस वारदात की सूचना दी थी। फिर मैडम अंदर जाकर डेड बॉडीज को देखती है। भूपेंद्र कहता है बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। नाक और कान की ज्वेलरी खींच कर उतारी गई है। सेफ में से भी सारा सामान गायब है। ऊपर उनके गेस्ट भी थे, उनको भी मार दिया गया। मैडम कहती है यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालो। जयराज सिंह जब छत पर छानबीन कर रहा था, फिर पीछे की गली में उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। फिर जब वो उससे पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो बताता है कि मैं कल रात 2 बजे के करीब बाथरूम जाने के लिए उठा था। तब मैंने सामने वाली छत पर किसी को देखा था, उसने कच्चा बनियान पहन रखा था। मैंने सोचा घर का ही कोई होगा। तभी वहाँ अनीता अरोड़ा अपने बच्चे के साथ आती है। पुलिस वाला उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा ही घर है। फिर उसको अंदर जाने दिया जाता है। वो सुभाष से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। वो कहता है आप अंदर चलिए, बताते हैं। भूपेंद्र गेस्ट रूम की छानबीन कर रहा था। वो मैडम को बताता है कि किलर्स ने तेल लगाया हुआ था, क्योंकि मिस्टर मेनन जब अपनी वाइफ को बचाने गए तब किलर की बॉडी से उनके हाथ पर तेल लग गया। फिर सुभाष आकर बताता है कि विक्टिम की बेटी अनीता अरोड़ा आई है। फिर जब मैडम उसके पास जाती है तो अनीता पूछती है यहाँ क्या हुआ है, क्या मुझे कोई बताएगा। फिर मैडम भूपेंद्र को इशारा करके उसके बेटे को वहाँ से ले जाने को कहती है। इतने में वहाँ फोरेंसिक टीम भी आ जाती है। फिर मैडम अनीता को बताती है कि आपके पेरेंट्स की हत्या हो गई है और साथ में आपके गेस्ट की भी। अब आपका ये घर क्राइम सीन बन गया है और आप अंदर नहीं जा सकती। तभी मैडम का ध्यान जाता है कि एक प्रेस रिपोर्टर दीवार पर चढ़कर अंदर की फोटो खींच रहा था। फिर मैडम उसको पकड़ने के लिए कहती है। इतने में अनीता अंदर जाने लगती है, लेकिन मैडम उसे कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकती, प्लीज आप मेरे साथ चलिए। इतने में वहाँ नीति सिंह आ जाती है। मैडम नीति सिंह को अनीता अरोड़ा का ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर मैडम भूपेंद्र को इस परिवार की कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री, पारिवारिक रंजिश या एम्प्लॉय के साथ कोई पैसों की समस्या, सब चीजों का पता लगाने के लिए कहती है। और यही सब कुछ उनके गेस्ट के बारे में भी। वे देखते हैं घर के अंदर टेबल पर खाने का सामान बिखरा पड़ा था। फिर मैडम मेड को बुलाने के लिए कहती है। फिर पूछने पर मेड बताती है कि मैं जाने से पहले खाना फ्रिज में रख कर गई थी, पता नहीं किसने बाहर निकाला। रात को साहब सफेद कलर की वाइन पी रहे थे, खाली बोतल मैंने ही डस्टबिन में फेंकी थी। फिर भूपेंद्र कहता है कि बिखरा हुआ खाना, खाली शराब की बोतलें, ये सब तो कच्चा बनियान गैंग का सिग्नेचर स्टाइल है। फिर मैडम अपनी कार में बैठी अनीता के पास जाती है और उसे कहती है कि अगर आप चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ एम्बुलेंस में जा सकते हो, लेकिन उनका चेहरा मत देखना। आप अपने पेरेंट्स की आखिरी यादें ऐसी नहीं रखना चाहोगी। ये सब जिसने भी किया है, मैं वादा करती हूँ हम जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगे। फिर जब अनीता एम्बुलेंस में बैठी थी तो उससे बिना चेहरा देखे रहा नहीं जाता और वो उनका चेहरा देख लेती है। तभी जयराज सिंह सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है और जाकर मैडम और भूपेंद्र को दिखाता है। भूपेंद्र कहता है कि मैडम कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। मैडम कहती है ये गैंग 1990 के दशक में अपराध किया करते थे। फिर मैडम भूपेंद्र को साउथ दिल्ली की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहती है।
सभी सड़कें, फुटपाथ और सिग्नल, हर जगह कोई भी सस्पिशियस आदमी दिखे तो उससे पूछताछ करो। इस एरिया के सभी बुजुर्गों की लिस्ट बनाओ, अनीता का स्टेटमेंट लो और इस सारे एरिया की सीसीटीवी चेक करो। ये क्रिमिनल आजाद घूम रहे हैं, अगला शिकार जरूर करेंगे। इस केस के बारे में कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना शहर में अफरा तफरी मच जाएगी। फिर मैडम कमिश्नर कुमार विजय को कच्चा बनियान गैंग के बारे में रिपोर्ट करती है। कमिश्नर कहते हैं कि मीडिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर नीति सिंह ये बात अपने हस्बैंड को बता देती है। वो कहता है छोड़ो कच्चा बनियान को, हमारी छुट्टी तो कैंसिल नहीं हो जाएगी ना, हमें घूमने के लिए मसूरी जाना ही जाना है। फिर जब मैडम अपने घर जाती है तो अपने हस्बैंड को बताती है कि ये काम कच्चा बनियान गैंग का लग रहा है। उसके हस्बैंड बताते हैं कि ये गैंग बहुत ही क्रूर थी, ये केस तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। 90s में मैं भी इस केस पर काम कर रहा था। मैडम कहती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्होंने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा में फुटेज छोड़ी है। फिर उसका पति कहता है कि हो सकता है ये उस गैंग की नई जनरेशन हो, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा क्रूर। अगले दिन मैडम अपनी पूरी टीम को बताती है कि लास्ट टाइम इस गैंग ने 2003 में वारदात को अंजाम दिया था। वे हथियार के रूप में आयरन रोड, हथौड़ी और चाकू का इस्तेमाल किया करते थे। अपने पूरे बदन पर तेल लगा कर रखते थे ताकि कोई भी पकड़ने की कोशिश करे तो उन्हें पकड़ ना पाए। वे क्राइम सीन पर जो भी खाने को मिल जाए खा पी कर ही जाते थे। पुरानी फाइलों को निकालो और उनमें से कुछ भी काम का मिले तो उसे उठा लो। फिर एक पुलिस वाला अनीता का बयान लेने जाता है। अनीता अपने पेरेंट्स के पास कितना कैश, कितना सोना था, वो सब कुछ पुलिस वाले को लिखवा रही थी। तभी वो टीवी न्यूज में अपने पेरेंट्स के घर की फुटेज देखती है और गुस्सा हो जाती है। फिर जब ये बात मैडम को पता चलती है तो मैडम भी न्यूज सुनती है। रिपोर्टर बताता है कि जब ये गैंग वारदात को अंजाम दे रही थी, दिल्ली पुलिस चैन की नींद सो रही थी। मेरा सवाल है दिल्ली पुलिस से कि कब तक वो अपनी नींद से जागेगी और इस तरह की घटनाओं को होने से रोकेगी। मैडम कहती है जयराज अभी की अभी पता करो ये फुटेज उन तक कैसे पहुंची और उस न्यूज रिपोर्टर का भी नंबर ला कर दो। तभी कमिश्नर साहब का फोन आता है। वो कहते हैं क्या तुमने न्यूज देखी? ये न्यूज पूरी दिल्ली में फैल चुकी है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए। तभी कमिश्नर साहब के पास होम मिनिस्टर का फोन आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी नाक नीचे ये क्या हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसका जवाब चाहिए। फिर कमिश्नर साहब दोबारा वर्तिका मैडम के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि मेरे ऊपर बिजली गिरे इस पूरे मामले को सुलझाओ। और वीरेन चड्डा नाम का एक रिटायर एसएचओ है जिसने पहले भी ये चड्डी बनियान गैंग वाले काबू किए थे, हो सके तो उसकी भी हेल्प लो। फिर मैडम भूपेंद्र और जयराज सिंह को कहती है रिटायर एसएचओ वीरेन चड्डा के पास जाओ, उसने पहले भी ये केस हैंडल किया है। फिर वे वीरेन चड्डा के घर जाते हैं। उसका घर और घर का सामान बहुत ही आलीशान था। तभी वहाँ चड्डा आता है और पूछता है कैसे आना हुआ। भूपेंद्र कहता है कि चड्डा जी कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, हमें आपके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ गई। चड्डा पूछता है मुझे मेडल मिलेगा क्या? जयराज सिंह कहता है सर ड्यूटी भी अपने आप में मेडल ही है। फिर चड्डा कहता है ड्यूटी करने से रोटी भी पूरी नहीं होती, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ड्यूटी की है, जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सालों की पेंशन रुकी पड़ी है, बस वो दिला दो। एक रिटायर आदमी बिना पेंशन के कैसे गुजारा करेगा? पहले बात पक्की करो पेंशन कब मिलेगी, फिर हेल्प करूंगा। फिर भूपेंद्र बाहर जाकर मैडम से बात करता है और कहता है इसकी पेंशन अटकी हुई है, जब तक मिलेगी नहीं तब तक ये हिलेगा नहीं। मैडम कहती है यहाँ लोग मर रहे हैं, इसको पेंशन की पड़ी है, इसको यहाँ लेकर आओ, मैं दिलवा दूंगी पेंशन। उस समय चड्डा जी का नौकर उनकी मर्सिडीज साफ कर रहा था। इससे आपको उनकी ईमानदारी का तो पता चल ही गया होगा। फिर रात को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। फिर पुलिस वाली वो रिकॉर्डिंग डीसीपी मैडम को सुनाती है। रिकॉर्डिंग में एक आदमी की आवाज थी, कच्चा बनियान का टोला शहर में आ गया है, अब तुम ठुल्ले अपनी औकात में रहना वरना तेल लगाकर ऐसी मारेंगे। फिर मैडम कहती है इस कॉल को ट्रेस करो। पुलिस वाली बताती है मैडम ये पीसीओ से किया गया था। तभी मैडम के पास भूपेंद्र का फोन आता है। वो कहता है कि साकेत पुलिस स्टेशन से फोन आया था, एक और मर्डर हुआ है और वो भी कच्चा बनियान गैंग स्टाइल में। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जब मैडम वारदात वाली जगह पर पहुंचती है तो देखती है एक घायल औरत को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। नीति सिंह बताती है कि ये उसकी पोती है, इसका नाम रितिका है। डीसीपी मैडम रितिका को कहती है कि तुम घबराओ मत, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर जब मैडम अंदर जाती है तो सुभाष मैडम को बताता है कि पीड़िता का नाम डिम्पी मोंगा है, उनके बचने की उम्मीद कम है। उनके हस्बैंड का नाम मनीष मोंगा है लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। इनके एक पड़ोसी ने रितिका के चिल्लाने की आवाज सुनी, फिर वो घर से बाहर निकला। उसने इनके फ्रंट गेट से कच्चे बनियान पहने हुए एक आदमी को भागते हुए देखा। इनके एक और पड़ोसी ने बड़ी तेजी से गाड़ी की ब्रेक की आवाज सुनी। ये बात सुनकर मैडम चौंक जाती है कि वे गाड़ी में आए थे। फिर मैडम रूम के अंदर जाकर मनीष मोंगा की बॉडी को देखती है। फिर मैडम अपनी टीम को इकट्ठा करके कहती है मुझे ये सब अपराधी अरोड़ा केस वाले ही लग रहे हैं, मुझे इस परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए। आसपास जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे उसकी फुटेज निकलवाओ, किसी कैमरा में तो वे भागते हुए दिखे ही होंगे। पड़ोसियों से बात करो, अगर गाड़ी की डिटेल्स मिली तो हम पीसीआर को भेज
भेज देंगे, मुझे इस केस में कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। फिर मैडम रितिका से पूछताछ करने जाती है कि एग्जैक्टली रात को हुआ क्या था। वो बताती है कि कल मैं अपने दादा दादी के घर छुट्टी मनाने गई थी। हमने 9:30 बजे तक डिनर कर लिया था। जब मैं सो रही थी तो मैंने दादी के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब मैं आवाज सुनकर बाहर जाने लगी तो दादी तेजी से भागती हुई अंदर आई। उन्होंने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा ली। जब मैंने लाइट ऑन की तो मैंने देखा दादी का पूरा मुंह खून से भरा पड़ा था। मैं डर गई और विंडो खोल के जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं अपनी ही दादी की मदद नहीं कर पाई। फिर मैडम उसे हौसला देती है। अगले दिन फिर से न्यूज आती है कि दिल्ली अरोड़ा परिवार पर हुए हमले से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि दिल्ली में मोंगा परिवार में हुई घटना के कारण फिर से दहशत फैल गई है। ये घटना भी कच्चा बनियान गैंग की ही लग रही है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। तभी वीरेन चड्डा पुलिस स्टेशन में आकर मैडम से मिलता है। वो कहता है, मैं इन हरामियों की रग रग से वाकिफ हूँ। ब्रिटिश राज में इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। देखते ही हिरासत में लेने के ऑर्डर थे। फिर आजादी के बाद इनका क्रिमिनल स्टेटस खत्म कर दिया गया। पर इंसान की फितरत थोड़ी ना बदलती है। जितनी भी चोरियां, चैन खींचना, पॉकेटमारी, लूटपाट है ना मैडम, सब यही करते हैं। फिर मैडम कहती है केवल फैक्ट्स पर बात करो। वीरेन चड्डा कहता है, मैडम इनकी शक्लें देखो, आंखें देखो इनकी, एकदम जानवर जैसी। इनके हथियार देखो मैडम, खाली दिल्ली में नहीं पूरे देश में इनकी गैंग है। फिर मैडम पूछती है कैसे पकड़ेंगे इन लोगों को। चड्डा कहता है ये सब लोग आपस में कनेक्टेड हैं। इनकी माँ पर्स चोरी करके भागती है तो बाप ट्रेनों में गले काट कर भागता है। इनके बच्चे भी तो चोर ही निकलेंगे ना मैडम। इन ट्राइबल वालों का एक भी बंदा अगर आपको सीधा दिख जाए तो मैं अपनी पेंशन छोड़ दूंगा। मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये बकरे की बलि चढ़ाकर चोरी करने निकलते थे, ताकि जेल, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब अला बला बकरे के साथ ही कट जाए। ये तो पैदाइशी अपराधी है मैडम। मैडम कहती है कोई भी पैदाइशी अपराधी नहीं होता। अब ये बताओ कहाँ से शुरू करें। चड्डा कहता है शहादरा से शुरू करते हैं। फिर मैडम सबको टीम बनाने के लिए कहती है। चड्डा कहता है मैडम क्यों परेशान हो रहे हो, ये केस मुझे दे दो, देखो कैसे हैंडल करके दिखाता हूँ। फिर मैडम कहती है ठीक है, लेकिन प्लीज जो भी करो प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से करना। फिर वो कहता है मैडम जी आप हमारी पेंशन दिलवा दो। मैडम कहती है हाँ मैं देख लूंगी। फिर उसके जाने के बाद मैडम कहती है मुझे विश्वास नहीं होता कितना बड़ा जातिवादी इंसान है। फिर पुलिस की टीम शहादरा पहुंच जाती है। वीरेन चड्डा बहुत काम का पुलिस वाला था लेकिन करप्ट था। शहादरा जाकर वो बताता है कि ये माचिस लेन है। यहाँ वो लोग रहते हैं जो अटैची ब्रीफकेस, सूटकेस बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से उठा कर लाते हैं। दालो उठाकर सबको वैन में। साथ वाली गली में सब नकली दारू का धंधा करते हैं और उससे अगली गली है घर फोड़ी की, जो दुकानों घरों का ताला तोड़कर लूटपाट करते हैं। सालों ने इस काम में भी डिपार्टमेंट बांट रखे हैं। फिर एक घर के अंदर जाकर वो कहता है उठाओ तीनों को, मैं औरत और मर्द में भेदभाव नहीं करता। मैं इन दोनों औरतों को बहुत पुराना जानता हूँ, लेके चलो इनको। वीरेन चड्डा यहाँ रहने वाले हर इंसान को नाम से जानता था। फिर वो हवलदार को कहता है कि इस लिस्ट में से कोई भी रह गया हो तो उसे पकड़ कर लाओ, जो ना मिले उसके घर वालों को पकड़ कर लाओ। फिर एक घर में जाकर चड्डा स्कूल बैग उतारता है और कहता है कि इनकी किताबों में ज्ञान नहीं बल्कि माल होता है। छोटे बच्चों से भी उल्टे सीधे काम करवाते हैं। फिर वहाँ से भी वे सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, क्या बूढ़े क्या बच्चे। वीरेन चड्डा सबको उठा लेता है। उनमें से एक आदमी पीछे के रास्ते से भाग कर जा रहा था, लेकिन हवलदार ने उसे पकड़ लिया था। उसके बैग में कैश भी था। दूसरी तरफ मैडम अपने टेक्नीशियन राजेश को बुलाकर पूछती है वो सीसीटीवी फुटेज किसने लीक किया था, उसका पता चला। राजेश कहता है मैडम मैं जल्दी पता लगा लूंगा। फिर मैडम अपनी पूरी टीम को एक वॉइस नोट भेजती है जिसमें वो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लीक होना कोई छोटी बात नहीं है। अब कई दिन तक ये टीवी न्यूज वाले पूरी दिल्ली को डराते रहेंगे। अगर मेरी टीम में से किसी ने ये गलती की हो तो मुझे बता दो, वरना बाद में मैं उसे माफ नहीं करूंगी। फिर नीति सिंह अपने हस्बैंड को फोन करके इस बारे में पूछती है, लेकिन वो उल्टा ही नीति सिंह पर गुस्सा हो जाता है और फोन कट कर देता है। अब पुलिस स्टेशन में मेला लग जाता है। हर एक आदमी और औरत से पूछताछ की जाती है। सबको अलग अलग कमरों में भर दिया जाता है। फिर चड्डा वहाँ आकर कहता है कि चोरी तक तो ठीक था, लेकिन अब बात मर्डर पर आ गई है। जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देते कि कच्चा बनियान गैंग में कौन कौन शामिल है, सबको तोड़ूंगा। फिर वो उनमें से 2 बंदों को उठा लेता है जिनका नाम आजाद और जुगनू था और उनको साइड में ले जाकर पूछताछ करता है। जुगनू कहता है अब हम क्रिमिनल्स नहीं हैं, डिनोटिफाइड हो गए हैं। फिर चड्डा उसे कहता है साले बाप को ज्ञान देता है। मैडम अपने रूम में खड़ी सब कुछ देख रही थी। जब उसकी नजर 2 बच्चों पर पड़ती है तो वो पूछती है कि इनको क्यों उठा कर लाए। जयराज सिंह कहता है कि मैडम जब पूरी फैमिली को ही उठा लिया है तो बच्चे कहाँ रहते। वैसे हमने इनके रिश्तेदारों को बता दिया है, वो रात होने से पहले बच्चों को ले जाएंगे। फिर मैडम चड्डा के पास जाती है। चड्डा बताता है मैडम ये चंदा है, ये अपने घाघरे में जो मिलता है छुपा कर ले आती है। ये राजेश कबूतरा है, ये घर फोड़ी है मैडम, दुकानों और घरों के ताले तोड़कर लूटपाट करता है। ये अजूबा और मनसुख है, ये सुबह निकलते हैं और शाम को चोरी करके वापिस। ये 30 हजारी के पास सुबह सुबह एफिडेविट बनाता है और शाम को देसी शराब की तस्करी करता है। फिर चंदा कहती है मैडम हम लोगों ने कुछ नहीं किया। चड्डा कहता है देखना अब ये बेहोश होने वाली है। इतने में चंदा
चंदा बेहोश हो जाती है। मैडम कहती है कोई इसके लिए पानी लेकर आओ। चड्डा कहता है मैडम 50 बार इसको अरेस्ट कर चुका हूँ, बेहोश होने में माहिर है, हर बार बेहोश होती है। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता। तभी वहाँ राजेश आता है। वो बताता है कि मैडम इन सब में से 2 लोग ऐसे हैं जिनकी लोकेशन अरोड़ा के घर के पास देखी गई है, वारदात होने के 2 दिन पहले। फिर मैडम कहती है कि उन लोगों को इंटेरोगेशन रूम में लेकर आओ। फिर आजाद कहता है कि हम पहले चोरी करते थे लेकिन अब छोड़ दी है, अब मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूँ। फिर जुगनू पारदी कहता है कि हमारे यहाँ कोई कच्चा बनियान गैंग नहीं है। मैडम पूछती है तुम दोनों की लोकेशन मिली है, वहाँ क्या करने गए थे? तभी वहाँ जयराज सिंह आता है और उन दोनों की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो अरोड़ा हाउस के बिल्कुल पास में थी। फिर जयराज सिंह उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है हाँ भाई तू ही है ना ये? जुगनू कहता है कि कहाँ कैमरा होता है कहाँ नहीं होता, मुझे सब पता होता है, मैं चोर हूँ इनके जैसे चू नहीं। आजाद कहता है हम लोग बेकसूर हैं। पीछे से वीरेन कहता है कि मैडम 5 मिनट का टाइम दो, तोते की तरह बोलने लगेंगे ये। फिर मैडम कहती है नीति सिंह इनकी मेडिकल जांच करवाओ। फिर वो चड्डा को कहती है कि इनको एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जब मैडम अपने ऑफिस में बैठी थी तब राजेश मैडम को एक हवलदार की कॉल डिटेल्स निकाल कर देता है। वो कई दिनों से एक रिपोर्टर से बात कर रहा था। फिर मैडम गुस्से में उसके पास जाती है और उसे सीसीटीवी फुटेज लीक करने के जुर्म में सस्पेंड कर देती है। फिर वो कमिश्नर साहब को फोन करके बताती है जिसने भी सीसीटीवी फुटेज लीक की थी वो मिल गया है। फिर कमिश्नर पूछते हैं वीरेन चड्डा सही काम कर रहा है ना? मैडम कहती है सर वो बड़ा ही सिर दर्द है, लेकिन हमें 2 आदमी ऐसे मिले हैं जिनकी मोबाइल लोकेशन उस घर के आसपास देखी गई है। कमिश्नर कहता है ग्रेट, जितनी जल्दी हो सके उनको मीडिया के सामने पेश करो। मैडम कहती है मेरी जांच खत्म होते ही मैं कर दूंगी। तभी वहाँ एंट्री होती है दिल्ली के जाने माने वकील विनीत सिंह की। विनीत सिंह जाकर मैडम से मिलता है और कहता है कि मैडम मैं यहाँ डीएनटीज की कानूनी हेल्प करने के लिए आया हूँ। आपने उन्हें किस बेस पर अरेस्ट किया है? खाली इस बेस पर कि वो डीएनटीज हैं। मैडम कहती है हमारे पास सबूत भी हैं। विनीत सिंह कहता है जिसके खिलाफ सबूत है तो उसे रखो और बाकियों को जाने दो। मैडम कहती है जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी मैं उनको छोड़ दूंगी। विनीत सिंह कहता है कि मैडम इस ट्राइब के जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, वॉचमैन, क्लीनर्स, ऑफिस बॉय, क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, इन सब को लोग डर के कारण नौकरियों से फायर कर रहे हैं। हो सकता है इनमें से कुछ क्रिमिनल्स हों, लेकिन सब तो नहीं है ना। फिर मैडम कहती है कि हमारी पूछताछ के बाद जिन पर भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे आप उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वकील वहां से चला जाता है। फिर मैडम भूपेंद्र से पूछती है सभी वकीलों को छोड़कर इसको ही क्यों इस ट्राइब की चिंता होने लगी? फिर भूपेंद्र बताता है कि मैडम ये भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, प्रैक्टिस से पहले इसने अपना नाम चेंज कर लिया था। फिर रात को आजाद और जुगनू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनकी मेडिकल जांच करवा सके। रास्ते में नीति सिंह अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि आज रात मैं घर नहीं आऊंगी। फिर उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। जब वे अंदर जाते हैं तो नीति सिंह के हस्बैंड का फोन आता है। वो पूछता है आज रात क्यों नहीं आओगी, बस इतना बता दो। इतने में जुगनू और आजाद पुलिस को धक्का देकर वहां से भाग जाते हैं। नीति सिंह भी उनके पीछे पीछे भागती है, लेकिन वे दोनों हाथ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं दिल्ली में एक और ओल्ड कपल का मर्डर हो जाता है। फिर भूपेंद्र और जयराज सिंह आपस में बात करते हैं कि इनको मारने का तरीका भी बिल्कुल वही है। घर के बाकी मेंबर्स बाहर गए हुए थे, जरूर किसी ने उनको खबर दी होगी, शायद नौकर ने, लेकिन नौकर की तो खुद की बॉडी मिली है। वो पिछले 10 सालों से यहीं रहता था। अब इन दोनों का शक आजाद और जुगनू पर ही था। पुलिस स्टेशन में सुभाष एक लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बता वे दोनों कहाँ हैं। वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता। टीवी में फिर से न्यूज आती है कि कल 2 कातिल पुलिस की चंगुल से भाग निकले और रात को फिर से उन्होंने दर्दनाक हत्या कर दी। ये पुलिस की नाकामयाबी है। फिर मैडम नीति सिंह को बुलाती है, लेकिन वो डरी हुई थी। मैडम पूछती है जब वे भागे तो तुम क्या कर रही थी? नीति सिंह बताती है कि मैं उस समय फोन पर बात कर रही थी। मैडम कहती है कि तुम्हारी कस्टडी से भागकर उन्होंने फिर से 3 लोगों की हत्या कर दी। क्या इतना जरूरी फोन था तुम्हारा? इस बात के लिए तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरे सामने से दफा हो जाओ और पूरा दिन शक्ल मत दिखाना। मैं तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन भी कैंसिल कर रही हूँ। फिर भूपेंद्र मैडम को बताता है कि वहाँ 3 लोगों के पैर के निशान मिले हैं। एक बंदा कार में भी बैठा होगा। इसका मतलब गैंग में 4 से 5 लोग हैं। अब दिल्ली के लोग इतने डरे हुए हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटीज को हायर कर रहे हैं। अब दिल्ली के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। सब लोग ये सारा ब्लेम दिल्ली पुलिस पर ही डाल रहे थे। जब मैडम पुलिस स्टेशन से बाहर जाती है तो मीडिया वाले उनको घेर लेते हैं और सवालों की झड़ी लगा देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनीता अरोड़ा पुलिस वाले को सामान लिखवा रही थी जो उसकी मोम के घर से चोरी हुआ था। उसमें एक लॉकेट भी था जो वो हर वक्त अपने गले में पहना करती थी। फिर वो पुलिस वाले को अपनी मोम के गले का लॉकेट भी दिखाती है। पुलिस वाला इस फोटो को अपने मोबाइल पर भेजने को कहता है। पुलिस स्टेशन में डीएनटीज के लोगों की सुताई चल रही थी। उनसे पूछा जा रहा था
था कि आजाद और जुगनू कहाँ मिलेंगे। फिर उस लड़के का बाप उसे अपनी भाषा में कहता है कि मार खा लेना पर मुंह मत खोलना। चड्डा को उनकी भाषा आती थी, इसलिए वो उसकी भी ठुकाई करता है। फिर अपने बाप की ठुकाई होते देखकर वो लड़का बता देता है कि आजाद की एक बहन भी है। तभी होम मिनिस्टर सीपी कुमार विजय को कहते हैं कि कुछ भी करके उन गुंडों को पकड़ो, तुम्हारे पास 24 घंटे का समय है। फिर सीपी कुमार विजय डीसीपी वर्तिका को कहते हैं कि कुछ भी करके उनको पकड़ो, ये बिजली अब मेरे ऊपर गिरने वाली है। दूसरी तरफ सुभाष और वीरेन चड्डा आजाद की बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर वे उस घर के चप्पे चप्पे की छानबीन करते हैं। फिर चड्डा उसकी बहन से आजाद के बारे में पूछता है, लेकिन उसे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर चड्डा पूरी फैमिली को उठा लेता है। नीति सिंह का पति उससे मिलने आता है क्योंकि लास्ट नाइट वो घर पर नहीं आई थी। फिर नीति सिंह बताती है, लास्ट नाइट अरोड़ा मर्डर केस के 2 अपराधी मेरी कस्टडी से भाग गए हैं, इसलिए मैडम ने मेरी लीव कैंसिल कर दी है। उसका पति कहता है, ऐसे कैसे कैंसिल कर दी, जाके मैडम से बात करो, मैं फौज से छुट्टियां लेकर आया हूँ ताकि हम घूमने जा सके, इससे अच्छा तो मैडम तुमको सस्पेंड कर देती। नीति सिंह कहती है, वर्दी तुम भी पहनते हो लेकिन तुम्हें वर्दी की कदर नहीं है, तुम्हारे कारण ही यह सब कुछ हुआ है, तुम बार बार मुझे फोन करते रहते हो। इस बात पर उसका पति नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सुभाष और वीरेन चड्डा आजाद की बहन और जीजा से पूछताछ कर रहे थे। फिर सही जवाब ना देने पर वे पूरी फैमिली की सुताई कर देते हैं। फिर रात को आजाद की बहन लेडी कांस्टेबल को कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो उसे वॉशरूम लेकर जाती है। फिर लेडी कांस्टेबल भी फोन पर बात करने लगती है और मौका देकर आजाद की बहन वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लेडी कांस्टेबल उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे डीसीपी मैम के पास लेकर जाती है। उस समय डीसीपी मैम अपनी बेटी से बात कर रही थी, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। आजाद की बहन बार बार एक बात कहती है, मैम प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। फिर जब मैडम का गुस्सा ठंडा होता है तो वो उस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो लड़की बताती है कि आजाद मेरे बहुत दूर का रिश्तेदार है और मेरे बैकग्राउंड की वजह से ये लोग मेरी पूरी फैमिली को उठा लाए हैं। मेरे सास ससुर मारपीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर मैडम कहती है कि कोई भी उन पर हाथ नहीं उठाएगा। फिर वो बताती है कि मैडम चड्डा सर हमारी ही लैंग्वेज में हमको धमकी देते हैं कि जो लोग 15,000 देंगे उनका नाम चड्डी बनियान गैंग से हटा दिया जाएगा। ये बात सुनकर मैडम सीधा उस चड्डे के पास जाती है और पूछती है कि आप उन लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। चड्डा इस बात को नाकार देता है। मैडम कहती है, हम सब लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी पर होते हुए भी तुमने कितना माल जमा कर रखा है। चड्डा कहता है, मैडम मैं तो पेंशन के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। फिर मैडम कहती है कि आपसे जितनी भी हेल्प चाहिए थी वो हमें मिल गई, अब आप जाइए यहाँ से। चड्डा कहता है, मैडम मेरे बिना ये सारे लोग आपको बेच खाएंगे। फिर मैडम कहती है, अगर आप यहाँ रहे तो आप भी हमको बेच खाएंगे। जाने से पहले जिन जिन लोगों से आपने पैसे लिए हैं लौटा कर जाना। तभी वहाँ विनीत सिंह आजाद और जुगनू को लेकर आता है। पुलिस स्टेशन में जाकर वो भूपेंद्र को कहता है, ये सरेंडर करने आए हैं। फिर मैडम के पास जाकर विनीत कहता है कि ये दोनों बेकसूर हैं, ये डर गए थे इसलिए यहाँ से भागे थे कि कहीं पुलिस केस सॉल्व करने के चक्कर में इनको फांसी पर ना चढ़ा दे। फिर मैंने इनको समझाया और कन्वेंस करके सीधा यहाँ ले आया। मैडम प्लीज आप इस बात को समझिए, ये अल्पसंख्यक हैं, इनकी बलि चढ़ाना आसान है, लेकिन मैं हरगिज इनको वो सजा नहीं भुगतने दूंगा जो अपराध इन्होंने किया ही नहीं। फिर वो मैडम को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। ये लोग हॉस्पिटल से भागकर सीधा वकील के ऑफिस में ही गए थे और अरोड़ा केस के वक्त भी ये दिल्ली में नहीं थे, ये बाहर गए हुए थे। विश्वास नहीं आता तो इनके होटल के पास एक एटीएम है, उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था, उसकी फुटेज से आप चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कब ये उस होटल में घुसे और कब बाहर निकले। फिर वकील उन दोनों को कहता है कि सच सच बताओ, अरोड़ा हाउस के पास तुम लोग क्या करने गए थे। फिर जुगनू कहता है कि हमें रिपोर्ट थी वहाँ एक घर में बहुत सारे रुपए आने वाले हैं, बस उसी घर में चोरी का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो घर अरोड़ा हाउस नहीं था। भूपेंद्र कहता है कि वहाँ से लूटपाट की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। आजाद बताता है कि वो 2 नंबर का पैसा था, इसलिए उस घर के मालिक ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई होगी। भूपेंद्र पूछता है कितना कैश लूटा, वे बताते हैं पूरे 30 लाख। फिर भूपेंद्र उस घर में पूछताछ के लिए जाता है। पहले तो वहाँ का मालिक मना कर देता है। फिर भूपेंद्र उस बादाम के व्यापारी को समझाता है कि बादाम खाने से चाहे यादाश्त तेज हो या ना हो, लेकिन एक झापड़ से सब कुछ याद आ जाता है। ये बात सुनकर वो व्यापारी मान जाता है कि यहाँ चोरी हुई थी। दूसरी तरफ जयराज सिंह राजेश के पास जाता है और उस होटल की एंट्रेंस की फुटेज निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ मैडम भी आ जाती है। वे देखते हैं कि वाकई में ये दोनों वारदात के टाइम उस होटल में ही थे और अगले दिन दोपहर को वहाँ से बाहर निकले थे। इतने में भूपेंद्र भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ये लोग सही कह रहे हैं, वहाँ 30 लाख की चोरी हुई थी, ब्लैक मनी थी, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर मैडम अंदर जाकर विनीत को कहती है कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सही था, लेकिन फिर भी मैं इनको छोड़ नहीं सकती, मुझे पहले
पहले हाई कमान से अनुमति लेनी होगी। जुगनू कहता है मैडम अगर सच में कोई कच्चा बनियान गैंग होता तो हमें खबर जरूर होती। फिर मैडम सीपी सर को फोन करती है और बताती है कि ये अपराधी नहीं है। सीपी सर कहते हैं कि मीडिया को पहले ही खबर लग गई थी और लोग जश्न मना रहे हैं कि पुलिस के हाथ 2 अपराधी लगे हैं। अब कोर्ट को फैसला करने दो। ये बात होम मिनिस्टर तक पहुंच गई है। मैडम कहती है सर लेकिन ये लोग तो अपराधी नहीं हैं और किसी निर्दोष को तो मैं इस तरह फांसी नहीं चढ़ने दूंगी। कमिश्नर कहता है ये मेरा ऑर्डर है, तुम रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगी और सारा इल्जाम इनके ऊपर डालोगी। ये सब मेरे हाथों में नहीं है, ऑर्डर ऊपर से आए हैं। अब मैडम धर्म संकट में फंस गई थी क्योंकि उसे 2 चोरों के ऊपर मर्डर के इल्जाम डालने थे। फिर मैडम भूपेंद्र के पास जाती है और बताती है कि मुझे ऑर्डर मिले हैं, आज रात हमें आजाद और जुगनू के ऊपर इल्जाम डालना है, तैयार रहो। अब ये दोनों भी धर्म संकट में फंस गए थे। फिर मैडम सुभाष के पास जाकर कहती है कि बाकी सब लोगों को घर जाने दो। सुभाष उन सबको आजाद कर देता है और कहता है कि जाओ भाई छुट्टी हो गई तुम्हारी। फिर भूपेंद्र मैडम से पूछता है कि सबको छोड़ दिया है, अब जुगनू और आजाद का क्या करना है। फिर मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है। प्रेस में लोग मैडम से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। कमिश्नर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देख रहे थे। फिर मैडम सोच समझकर ये जवाब देती है कि ये दोनों ना ही कच्चा बनियान गैंग में हैं और ना ही इन्होंने कुछ इस तरह का अपराध किया है। दिल्ली पुलिस के पास इस बात के पूरे सबूत हैं। दिल्ली के हर सिटीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और पुलिस 24 घंटे काम कर रही है ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो। जल्द से जल्द हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस बात से कमिश्नर खुश नहीं थे। फिर भूपेंद्र आजाद और जुगनू को उनके इलाके में छोड़ने जाता है और कहता है कि जहां तुमने चोरी की थी उन्होंने कंप्लेंट करने से मना कर दिया, इसीलिए तुम लोगों को छोड़ा जा रहा है। शरीफ बनो थोड़ा, छोड़ो ये चोरी चकारी, चलो जाओ। तभी हम असली के कच्चा बनियान गैंग मेंबर्स को देखते हैं। वे अपने शरीर पर तेल लगा रहे थे। इस गैंग में एक लड़की भी शामिल थी। फिर ये कार में बैठकर जहां इन्हें लूटपाट करनी थी उस बिल्डिंग के बाहर जाते हैं। वहां बहुत से लोग थे। वो लड़की कहती है कि हम है ना, सबको मार देंगे, लेकिन उसके साथी मना कर देते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तू पकड़ी गई ना तो सबको ले डूबेगी। फिर वे वहां से लौट जाते हैं और आज वारदात को अंजाम ना दे पाने के कारण इस सनकी लड़की को अफसोस था। 4th एपिसोड में हम देखते हैं हर टीवी चैनल में एक ही न्यूज चल रही थी कि डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी ने पूरे ट्राइबल को छोड़ दिया। अब अगर दिल्ली में दोबारा इस तरह की घटना हुई तो क्या हम पुलिस पर निर्भर रह सकते हैं या हमें ही कुछ करना होगा। फिर कमिश्नर साहब डीसीपी मैम से पूछते हैं, अब मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा, आज पहली बार तुम्हारे कारण शर्मिंदा हुआ हूँ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। फिर मैडम कहती है सर मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं जल्द ही इस केस को सुलझा लूंगी। कमिश्नर साहब कहते हैं कि केस को जल्दी खत्म करो वरना अब की बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैडम अपनी टीम के पास जाती है और पूछती है कि इस केस के रिलेटेड कोई और जानकारी मिली। जयराज सिंह कहता है मैडम हमारा एक इन्फॉर्मर है जगत बीस्ट, उसका फोन आया था, मैं आज ही उससे मिलता हूँ। मैडम कहती है ये किलर्स बहुत ही स्मार्ट हैं, ये जिसको भी चुन रहे हैं बहुत सोच समझकर चुन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिनके घर पर भी ये वारदात हुई, अब हमें उन सब में कोई कॉमन लिंक ढूंढना होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर की होगी, बस हमें उसका ही पता लगाना है। फिर अपने ऑफिस में जाकर नीति सिंह उस इलाके के सभी रेस्टोरेंट और सभी ब्यूटी पार्लर के नाम को टिक मार्क करती है। फिर वो उन सभी जगह पर जाकर पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि मिसिज अरोड़ा जिस ब्यूटी पार्लर में जाया करती थी वहाँ करीना नाम की एक लड़की उनका मैनिक्योर पेडिक्योर किया करती थी। वो उनके काफी क्लोज थी, लेकिन फिलहाल वो जॉब छोड़कर चली गई है और ये इस लाइन में कॉमन सी बात है। दोस्तों करिश्मा वही लड़की थी जो कच्चा बनियान गैंग में शामिल थी। फिर करिश्मा खुद के लिए एक साइट देखने जाती है ताकि वो अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सके। वो जगह अंडर कंस्ट्रक्शन थी। फिर करिश्मा वहाँ खड़ी होकर इमेजिनेशन करती है। ये जगह उसको पास हो जाती है, लेकिन ये जगह काफी एक्सपेंसिव थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जयराज सिंह और प्रकाश अपने इन्फॉर्मर जगत बीच से मिलने जाते हैं। जगत उनको एक ज्वेलर के पास लेकर जाता है। ज्वेलर बताता है कि जगत भाई साहब ने हमें जो लॉकेट की फोटो दिखाई है, एक बुजुर्ग महिला वो लॉकेट हमें ही बेच कर गई थी, उसको पैसों की जरूरत थी। फिर वे लॉकेट को फोटो से मैच करके देखते हैं, वो बिल्कुल वही लॉकेट था। फिर जयराज सिंह अपनी पेन ड्राइव देकर उसमें सीसीटीवी फुटेज डालने को कहता है। अब इनको इस केस से जुड़ी एक कड़ी हाथ लग गई थी। फिर जयराज सिंह उस लॉकेट को और पेन ड्राइव को अपने साथ ले लेता है। फिर बाहर जाकर वो भूपेंद्र के पास फोन करता है। भूपेंद्र कहता है और दुकानों पर भी पता करो, शायद वो कहीं और भी माल बेचने गई होगी।
फिर वे उस मार्केट में अलग अलग ज्वेलरी की दुकानों पर जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी हाँ नहीं भरता। लेकिन एक ज्वेलर था जिसके पास वो काफी सारे जेवर बेच कर गई थी। फिर जयराज सिंह वे सारे जेवर ले लेता है और कहता है कि अब से ये पुलिस की प्रॉपर्टी है। फिर शॉपकीपर बताता है कि उस बुढ़िया को उस दिन मेरा छोटू ऑटो स्टैंड तक छोड़ने गया था। फिर ठंडा पिलाने के बाद वो छोटू से पूछताछ करते हैं। छोटू बताता है कि ऑटो स्टैंड से उन्होंने जंगपुरा के लिए ऑटो लिया था। ये है गुड्डू, ये भी कच्चा बनियान गैंग का मेंबर है। फिर ये अपने साथियों के पास जाता है और उनको नोटों से भरा हुआ बैग देता है। ये पैसे लूट कर लाए हुए जेवर को बेचकर आए थे। फिर बबलू अपनी गर्लफ्रेंड करिश्मा को कहता है, ये हमारी आखिरी चोरी थी, अब हम सभी अपने अपने रास्ते, कोई किसी से नहीं मिलेगा। लेकिन वो सन की लड़की कहती है, बस एक बार और। तभी भूपेंद्र मैडम के पास जाकर कहता है, मैडम जंगपुरा से एक बुढ़िया की लोकेशन मिली है, मैं और निधि मैडम दोनों वहां जा रहे हैं। अब वे सभी जंगपुरा में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको घर का एड्रेस नहीं पता था। फिर वे वहां के सभी मेडिकल स्टोर में उस बुढ़िया की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि बूढ़ी है तो कोई ना कोई बीमारी भी होगी। तभी एक मेडिकल वाला उस बुढ़िया को पहचान जाता है और बताता है कि ये पास की झुग्गी में अपने पोते गुड्डू के साथ रहती है, वो अक्सर हमारे पास से ही दवा लेती है। फिर वो आदमी उस बुढ़िया का प्रॉपर एड्रेस बताता है। फिर वे सभी इकट्ठा होकर उस बुढ़िया के घर जाते हैं। वो बहुत ही खड़ूस बुढ़िया थी, बहुत गाली बकती थी। जब पुलिस वाले जबरदस्ती उसके घर में घुसते हैं तो वो कहती है, तुम सबकी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। उस समय प्रकाश वहां छानबीन कर रहा था और उसे स्टील के डब्बे में गहने पड़े हुए मिल जाते हैं। वो अपने साथियों को बताता है कि ज्वेलरी मिल गई है। बुढ़िया कहती है, ये तुम्हारे बाप के गहने नहीं है, ये मुझे मेरी माँ ने दिए थे। फिर जयराज सिंह कहता है, अम्मा तू प्यार से नहीं मानेगी ना तो ये तेरे इंजेक्शन लगा देंगे, बड़ा जालिम इंजेक्शन है। 48 घंटे तक सोती रहेगी तू और 6 दिन तक पिछवाड़ा भी दुखता रहेगा। फिर अम्मा डर जाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो कहती है, मुझे वकील चाहिए। दूसरी तरफ करिश्मा और बबलू अभी भी इस मुद्दे पर अड़े हुए थे कि अब कोई और चोरी नहीं करनी, लेकिन करिश्मा मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि दिल्ली के लोगों के पास बहुत पैसा है, ये लोग सर से लेकर पांव तक घी में डूबे हैं, जितना अब तक लूटा है ना उससे भी डबल एक ही घर में मिल सकता है। अब पुलिस वाले बुढ़िया को पुलिस स्टेशन ले आते हैं। बुढ़िया फिर पूछती है, मेरा वकील कहाँ है चुड़ैल? नीति सिंह पूछती है, जो जेवर तुमने बेचे थे वो कहाँ से मिले? वे चोरी के जेवर थे। बुढ़िया कहती है, तूने ही रखे होंगे मेरे घर में मुझे फंसाने के लिए। ये बुढ़िया गुड्डू की दादी थी। फिर राजेश गुड्डू की डिटेल निकलवाता है। नीति सिंह मैडम को जाकर बताती है कि गुड्डू का असली नाम पवन गुलाटी है, हमें उसका असली नंबर मिल गया है। फिर मैडम उस नंबर को ट्रैक करने के लिए कहती है। फिर मैडम खुद बुढ़िया से जाकर पूछती है कि जो जेवर तूने बेचे थे क्या वो तुम्हें तुम्हारे पोते ने दिए थे? बुढ़िया कहती है, तुमसे मतलब? मैडम कहती है, तुम्हारा पोता सिर्फ चोरी भी कर सकता था, लेकिन उसने 8 लोगों का खून किया है। फिर बुढ़िया कहती है, मेरा गुड्डू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी भी कत्ल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ थर्मल अपने मामा बबलू को समझाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लालच कर रही है, वो हम सबको मरवाएगी। एक काम करते हैं, उसको ठोक कर सारा माल ले चलते हैं। इतने में करिश्मा वहां आ जाती है। वो उन दोनों को कहती है, चलें। तभी पुलिस स्टेशन में राजेश गुड्डू की लाइव लोकेशन पता करता है। वर्तिका मैडम कहती है, चलो इसे पकड़ते हैं। फिर पुलिस की गाड़ियां उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती हैं। राजेश फोन पर गाइड कर रहा था कि किस तरफ मुड़ना है। गुड्डू उस समय ऑटो में बैठा था। फिर वो बाथरूम करने के लिए एक जगह पर रुक जाता है। राजेश सबको बताता है कि वो रुक गया है। पुलिस वाले उससे 200 मीटर ही दूरी पर थे। फिर पुलिस वाले जैसे ही उसके पास जाते हैं, वो ऑटो में बैठकर फिर से चल पड़ता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वो सामने वाले ऑटो में बैठा है। फिर वो आगे जाकर एक गैराज में घुस जाता है। फिर राजेश के बताने पर पुलिस वाले भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ करिश्मा, बबलू और थर्मल एक नई वारदात को अंजाम देने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इधर पुलिस वाले उस गैराज में पहुंच जाते हैं। वहां वे एक आदमी को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, गुड्डू कहाँ है? वो आदमी इशारा करके बताता है कि वो अंदर है। फिर वो जैसे ही ऊपर से नीचे आता है, भूपेंद्र उसको कहता है, चल बेटा थाने चलना है। फिर गुड्डू अपनी पॉकेट में से पिस्तौल निकालता है। जैसे ही गोली चलती है, उसके पीछे खड़ा जयराज सिंह उसको धर दबोचता है और उसको जोरदार फटके देता है। वो गोली भूपेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट में से आर पार हो गई थी। यहाँ से पता चलता है कि पुलिस वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट के नाम पर जो लॉलीपॉप दी जाती है वो कितनी मीठी होती है। फिर सब लोग भूपेंद्र को संभालते हैं। सुभाष मैडम को बताता है कि भूपेंद्र सर को गोली लगी है। फिर मैडम सबसे नजदीक का अच्छा हॉस्पिटल फाइंड करने के लिए कहती है। फिर मैडम खुद भी भूपेंद्र के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ वे तीनों गुड्डू का इंतजार कर रहे थे।
और गुड्डू का फोन नंबर भी नहीं मिल रहा था। फिर करिश्मा कहती है कैंसिल नहीं करेंगे, हम दोनों जाएंगे, थर्मल गाड़ी में ही बैठेगा। फिर वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वारदात को अंजाम देने के लिए घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ा और बूढ़ी अकेले थे। बूढ़े को शक हो गया था कि बाहर जरूर कुछ गड़बड़ है। बबलू का अब भी दिल नहीं मान रहा था, लेकिन करिश्मा उसे आंखें दिखाती है। फिर बूढ़ा फोन उठाता है और पुलिस स्टेशन फोन कर देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब वो बूढ़ा आदमी पुलिस को फोन करता है तो पुलिस तुरंत वहां आने के लिए निकल पड़ती है। जब पुलिस की कारें थर्मल के पास से गुजरती हैं, तो वो बबलू के पास SOS का मैसेज कर देता है। फिर बबलू करिश्मा को लेकर तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भूपेंद्र को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अब अपना प्लान चौपट हो जाने के कारण करिश्मा भी गुस्से में थी। उसको किसी भी तरह अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए थे। पुलिस स्टेशन में नीति सिंह गुड्डू से पूछताछ करती है। वो कहता है कि मुझे वकील चाहिए, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। फिर जयरा सिंह उसके कान पे एक झापड़ देता है। गुड्डू कहता है खून थोड़ी ना किया है किसी का जो मार रहे हो। फिर जयरा सिंह उसकी अच्छे से सुताई करता है। फिर वो उसको फोटो दिखाकर पूछता है बोल, इनका खून नहीं किया तूने? गुड्डू मार खा लेता है पर कबूल नहीं करता कि उसने किसी का खून किया है और ना ही वो अपने किसी साथी का नाम बताता है। तभी राजेश एक मोबाइल रिपेयर वाले को बुलाता है और गुड्डू का मोबाइल दिखाकर कहता है कि इसमें जो भी डाटा है निकाल कर दो। तभी मैडम वहां आती है और जयरा सिंह और नीति सिंह को बाहर बुलाती है। वो पूछती है क्यों, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए? जयरा सिंह कहता है इसने भूपेंद्र सर पर गोली चलाई थी, हर बात पर कंट्रोल नहीं होता। फिर मैडम खुद उसके पास जाती है। वो कहता है मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैडम नीति सिंह को कहती है कि धारा 302, 303 और 304 डालो इस पर। फिर गुड्डू कहता है मैडम मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन लोगों ने ही किया था। फिर वो मैडम को बताता है कि हमारे 4 लोगों का ग्रुप है, मैं, बबलू, थर्मल और करिश्मा। करिश्मा का चक्कर बबलू के साथ चल रहा है और थर्मल बबलू का भांजा है। करिश्मा ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। फिर नीति सिंह मैडम को बाहर ले जाकर बताती है कि मेरे पास उस ब्यूटी पार्लर का नंबर है जिसमें करिश्मा काम किया करती थी। मैडम कहती है डिटेल्स निकलवाओ उसकी। फिर नीति सिंह ब्यूटी पार्लर पर फोन करके उसका एड्रेस और फोन नंबर पता करती है। तभी राजेश जयराज सिंह को गुड्डू के फोन के अंदर की तस्वीरें दिखाता है। जयराज सिंह उसमें से एक तस्वीर का प्रिंट निकलवा लेता है। दूसरी तरफ थर्मल बबलू को बताता है कि मैंने 40 लाख रुपए यहीं पर रखे थे, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रहे। एक बार अपनी डार्लिंग से जाकर पूछ मामा, कहीं उसके पास तो नहीं है। फिर बबलू करिश्मा को बुलाकर 40 लाख के बारे में पूछता है। करिश्मा कहती है बबलू पार्लर की जगह जा रही थी, इसलिए मैंने डाउन पेमेंट के लिए वे पैसे उन्हें दे दिए। बबलू कहता है उसमें सबके 10-10 लाख रुपए थे। करिश्मा कहती है अगली चोरी में एडजस्ट कर लेंगे। बबलू कहता है कौन सी अगली चोरी, मैं कोई चोरी नहीं करने वाला। करिश्मा कहती है ब्यूटी पार्लर में कॉन्टैक्ट्स मेरे, सारी मेहनत मैं करूं और हिस्सा सबको बराबर चाहिए। बबलू कहता है तो अकेली क्यों नहीं जाती, खुद चोरी कर ले और खुद ही जाकर गाड़ी में नजर भी रख और खुद ही ज्वेलरी भी बेचने जा। दिहाड़ी वाले मजदूरों को ले जाया कर। तू एड्रेस बता मुझे उस दलाल का, मैं अभी जाकर पैसे वापस लेकर आता हूँ। करिश्मा एड्रेस नहीं बताती। फिर वे दोनों उसको पीटने लगते हैं। बबलू हथौड़ी दिखाकर उसको डराता है और कहता है कि खोपड़ी खोल दूंगा तेरी, जल्दी बता उसका एड्रेस। फिर करिश्मा डर के मारे एड्रेस बता देती है। उसके बाद थर्मल बबलू को कहता है कि मामा इसको मार क्यों नहीं देते। बबलू पूछता है इसकी बॉडी का क्या करेंगे। इतने में करिश्मा उसके हाथ से हथौड़ी छीन लेती है और उससे उन दोनों पर ही टूट पड़ती है। वो थर्मल और बबलू दोनों की ही जान ले लेती है। इसके बाद वो तैयार होकर घर से चली जाती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है क्योंकि गुड्डू ने बबलू के घर का एड्रेस बता दिया था। फिर जब वे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ पर बबलू और थर्मल की बॉडी मिलती है। छानबीन करने पर उनको वे हथियार भी मिल जाते हैं जिससे वे वारदात को अंजाम दिया करते थे। फिर सुबह उनकी बॉडी को वहाँ से निकाला जाता है। तभी मैडम के पास सुभाष का फोन आता है। वो बताता है कि करिश्मा का फोन नंबर किसी लता कुमारी के नाम से रजिस्टर्ड है और गाजियाबाद में जुडिशियल कस्टडी में उसका रिकॉर्ड भी है। उसका घर गाजियाबाद में होगा। फिर वे गाजियाबाद में उसके घर का एड्रेस पता कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। घर के अंदर वे सब जगह छानबीन करते हैं, लेकिन उनको करिश्मा कहीं भी नहीं मिलती। फिर वहां बैठा आदमी करिश्मा की फोटो देखकर बताता है कि उसका नाम लता सोलंकी है। अब वो यहाँ नहीं रहती, वो मेरी पत्नी थी और जगह जगह मुंह मारा करती थी। उसके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन 6 महीने पहले वो अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। फिर मैडम जयराज सिंह को कहती है मुझे नहीं लगता वो यहाँ वापस आएगी। फिर रात को मैडम नीति सिंह को साथ लेकर उस ब्यूटी पार्लर में जाती है जहाँ पहले वो काम किया करती थी। ओनर बताती है कि 6 महीने पहले वो यहाँ काम किया करती थी। इससे ज्यादा उसको करिश्मा के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी हम देखते हैं कि करिश्मा अपने नए घर में जाती है। उसके इस घर के बारे में उसके साथियों को भी नहीं पता था। फिर वो अपनी टेंशन कम करने के लिए 2 पैग मारती है।
दूसरी तरफ जब नीति सिंह अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी सास और उसका पति सामान पैक कर रहे थे। पूछने पर उसका पति बताता है कि मैं कैंप वापस जा रहा हूँ। घर पर प्रॉपर टाइम ना दे पाने के कारण वे दोनों उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। उस समय मैडम भी बहुत परेशान थी। फिर वो हॉस्पिटल में भूपेंद्र का पता लेने जाती है। वो भूपेंद्र को बताती है कि करिश्मा ने अपने साथियों का भी खून कर दिया है और सारे पैसे भी खुद लेकर भाग गई। इतना सारा रुपया लेकर वो कहाँ गई होगी। ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है। भूपेंद्र कहता है मैडम कई बार बचने के लिए भागने से ज्यादा सेफ होता है छिपना। वो यहीं आसपास में ही कहीं छिपी होगी। फिर मैडम राजेश के पास फोन करती है और पूछती है कि उसके फोन की डिटेल्स निकली या नहीं। वो बताता है कि बबलू और थर्मल के अलावा उसने एक धोबी और 4 रेस्टोरेंट पर फोन किया था। ज्यादातर फोन उसने 10 से 11 के बीच में किए हैं, लेकिन एक रेस्टोरेंट है जिस पर उसने सुबह 5 से लेकर 6 के बीच में 3 बार फोन किया है। इतनी सुबह तो कोई भी रेस्टोरेंट खुला होना मुश्किल है। ये कॉल पहले मर्डर से ठीक 1 दिन बाद की गई थी। फिर मैडम उस रेस्टोरेंट के मालिक का घर का एड्रेस निकलवाने को कहती है। फिर राजेश उस रेस्टोरेंट के मालिक का पता निकालकर सुभाष को देता है, जो कि संगम विहार का था। रात को जब करिश्मा टीवी चलाती है तो उसमें न्यूज चल रही थी कि पुलिस कच्छा बनियान गैंग के चौथे साथी की तलाश कर रही है। तभी सुभाष उस रेस्टोरेंट के ओनर के घर पर जाता है। दरवाजा खुलते ही सुभाष उसके कान पर 2 थप्पड़ देता है और उसको पकड़कर अपनी जीप में बिठा लेता है। फिर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मैडम उसको करिश्मा की फोटो दिखाकर पूछती है ये कौन है। वो आदमी कहता है मैं नहीं जानता। रेस्टोरेंट पर इतने लोग आते हैं, सबके चेहरे ध्यान में रखना मुश्किल है। फिर मैडम पूछती है कौन सा रेस्टोरेंट सुबह 5 बजे डिलीवरी करता है। सच बोल दे वरना लंबा अंदर जाएगा। फिर वो बताता है कि मैंने तो जस्ट उसकी हेल्प की थी। उसको अपने रिश्तेदारों के लिए एक घर चाहिए था। उसके पास कोई आईडी वगैरह भी नहीं थी। वो मुझे बार बार फोन कर रही थी, बस मैंने तो उसकी हेल्प की थी। फिर मैडम उससे एड्रेस पूछती है और वो बता देता है। फिर वे उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने लगते हैं। सुभाष नगर पहुंचकर मैडम कहती है तुम इस इलाके की सभी एंट्रीज पर पहरा लगा दो। उसे पता नहीं है हम आ रहे हैं। सभी अपने फोन साइलेंट कर लो और कोई भी फायर नहीं करेगा। उस समय करिश्मा अपने घर पर ही थी। फिर वो गौर करती है कि गली में लगातार कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर वो अपना दरवाजा खोलकर बाहर जाती है और देखती है कि वहाँ पुलिस आ रही थी। फिर वो भागकर अंदर चली जाती है। फिर पुलिस वाले वहाँ आकर उसका दरवाजा खोलते हैं। फिर अंदर जाकर वे उसके घर को अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन करिश्मा कहीं भी नहीं थी, क्योंकि उस घर का एक दरवाजा पीछे वाली गली में भी खुलता था। वो वहीं से भाग गई थी। फिर मैडम उसकी गलियों में तलाश करती है। करिश्मा अलग अलग घर के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बात नहीं बनती। तभी मैडम देखती है कि वो एक घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली गई है। फिर मैडम भी अपनी टीम के साथ उस घर के अंदर चली जाती है। फिर जब मैडम उस घर की छत पर जाती है तो करिश्मा वहां से दूसरी छत पर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डीसीपी मैडम उसको गन पॉइंट पर ले लेती है और नीति सिंह उसे पकड़ लेती है। फिर जिप्सी में बिठाकर मैडम उससे पूछती है क्यों किया ये सब। करिश्मा कहती है अगर मैं उनको नहीं मारती तो वो मुझे मार देते। मैडम पूछती है मैं उनकी नहीं उन बुजुर्गों की बात कर रही हूँ। करिश्मा कहती है मैंने उनसे प्यार से पूछा था, मैं खूब सेवा करती थी उनकी, उन पर खूब भरोसा था मुझे। वो कहती थी मैं तुम्हारे पार्लर के लिए पैसे दूंगी। फिर एक दिन जब मैंने उनको कहा कि मैडम जी जगह देख कर आई हूँ पार्लर के लिए, तो उन्होंने कहा बेकार की बातें मत कर मैडम जी, मुझे आपके जैसी अच्छी लाइफ चाहिए। मुझे मालिक बनना है, एम्प्लॉय नहीं, और ना ही मुझे घर पर रहकर रोटियां सेकनी है। मैडम पूछती है तेरे बच्चे का क्या कसूर था। करिश्मा कहती है मुझे तो चाहिए ही नहीं था, जिनको चाहिए था उनको ही दे आई। मैडम पूछती है पैसे नहीं देंगे तो तू खून करेगी सबका। करिश्मा कहती है कि उन्होंने जो मेरे सपनों का खून किया है वो कुछ नहीं। दिल्ली में जो चीज मांग कर नहीं मिलती ना, वो चीज छीननी पड़ती है। फिर मैडम जिप्सी से बाहर चली जाती है और उसको पुलिस स्टेशन भेज देती है। फिर मैडम सुभाष को कहती है कि सुबह कोर्ट खुलते ही इसको जज के सामने पेश करना है। सुभाष कहता है मैडम सब पेपर्स रेडी हैं। फिर डीसीपी मैम अनीता अरोड़ा के पास फोन करती है और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी कातिल भी पकड़ी गई और वो एक महिला है। जिस पार्लर में तुम्हारी मॉम जाया करती थी वो उसी पार्लर में काम किया करती थी। पता नहीं ये अपराधी ऐसे काम क्यों करते हैं। जब हम इनसे जवाब मांगते हैं तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। फिर मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और बताती है कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। कच्छा बनियान गैंग के 4 अपराधी थे, जिनमें से 2 के हमें शव मिले हैं और 2 हमारी कस्टडी में हैं। दोषियों के स्टेटमेंट देते ही हम उनको मीडिया के सामने पेश कर देंगे। फिर मैडम के पास सीपी कुमार विजय का फोन आता है। वो बताते हैं कि मैंने न्यूज सुन ली है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मिनिस्ट्री ने तुम्हें डीआईजी के पद पर प्रमोट किया है और साथ में कहीं दूर ट्रांसफर कर दी है। हिम्मत की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। दोस्तों ये वेब सीरीज रियल और काल्पनिक दोनों तरह की घटनाओं को मिक्स करके बनाई गई है, इसलिए अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। इससे उनको पता चलेगा कि आपकी चॉइस कितनी बढ़िया है। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।